भारत विविधताओं से भरा देश है। इसमें जाति, धर्म, रंग, रूप, वेशभूषा अलग अलग होने के बावजूद सब मिलजुल कर रहते हैं। और कहा भी जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारा संविधान करता है। और इसी संविधान की वजह से भारत पिछले 75 साल से पूरी दुनिया में एकता और अखंडता की मिसाल बना हुआ है। लेकिन अब अपने सियासी नफा नुकसान के लिए सियासी दल संविधान पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है और इसके लिए वो संविधान बचाओ अभियान भी चला रही है। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान 30 मई 2025 तक 4 चरणों में संचालित होगा। अभियान 30 अप्रैल तक सभी राज्यों में जिला स्तर पर जनसभाएं, 5 से 10 मई तक सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर जनसभाएं, 11 से 17 मई प्रदेश विधानसभाओं में आम जनता के साथ संवाद और सभाएं, 20 से 30 मई तक घर घर जाकर प्रचार और संविधान बचाओ का संदेश देना। अभियान की प्रमुख मांगे: जातीय जनगणना कराई जाए, SC, ST और OBC वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाई जाए, आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए, राजनीतिक न्याय की रक्षा की जाए, महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग न हो। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक रैली को लेके एक पूरे 1.5 महीने का कार्यक्रम घर घर तक जनसंपर्क करके एक अलग जगाना कि आपके अधिकार है, इन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, आपकी आवाज को दबा रही है, इसी को लेके जागरूकता का अभियान है। वहीं कांग्रेस के इस संविधान बचाओ अभियान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान न तो संविधान की रक्षा के लिए है और न ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये कांग्रेस का अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने का अभियान है, क्योंकि संविधान बदलने का सबसे ज्यादा काम तो कांग्रेस ने ही किया है। पूरा देश ये जानता है, संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम पंडित नेहरू ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। देश ने वो भी देखा कि अपने हित के लिए किस तरीके से कांग्रेस ने अनेकों बार संविधान में संशोधन किए। देश ने वो भी देखा कि जब संविधान दिवस हमारा देश मनाता है तो उसको बायकॉट करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। तो अब उमंग सिंघार जी ये घड़ियाली पैटर्न अपनाने से कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि संविधान में अगर किसी ने छुरा घोपा है, देश में अगर ध्रुवीकरण किसी ने किया है, देश को अगर पीछे धकेलने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहरहाल संविधान बदलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भले ही आमने सामने हों, लेकिन संविधान पर राजनीति होना भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि संविधान भारत की आत्मा है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये बहस थमेगी और संविधान को लेकर हो रही राजनीति पर भी अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संविधान पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के क्या है मायने? कांग्रेस को संविधान पर क्यों दिख रहा खतरा? जातीय जनगणना का मुद्दा क्यों उठा रही कांग्रेस? संविधान बचाओ अभियान क्या कांग्रेस की चुनावी तैयारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस जो है 28 अप्रैल से मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी और यह अभियान 30 मई तक चलेगा, जिसमें विभिन्न चरणों में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सभाएं होंगी, प्रत्येक जिले में रैलियां होंगी, विधानसभा क्षेत्रों में जागरण होगा, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं, किसान, मजदूरों और दलित समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। यह कांग्रेस का एक जनता तक पहुंचने के लिए एक अभियान है, जिसमें वो कह रही है कि वो जनता तक पहुंचेगी, लेकिन इसमें
कहीं ना कहीं सर्व समाज एक कांग्रेस को एक देश में एक वर्ग विभेद की अब राजनीति हो रही है। सवर्ण और पिछड़ों को जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, यह आरक्षण का उद्देश्य था। यह नहीं था कि ये खाई इतनी चौड़ी हो जाए कि सवर्ण और पिछड़े या दलित इनके बीच में दुश्मनी हो जाए। एक व्यक्ति आरक्षण पाकर अगर कलेक्टर बन गया है, आप उसे फिर भी पिछड़ा और दलित कहेंगे तो ये शर्म का विषय है। अगर वो किसी बड़े पद पर पहुंच गए, आप उसे फिर भी पिछड़ा और दलित कहेंगे तो ये शर्म का विषय है। जाति, इस देश का जाति, जब तक जातियों पर राजनीति होती रहेगी तब तक ही संविधान खतरे में है। जिस दिन इस देश से जातिवाद समाप्त हो जाए, आप लाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसी की मंशा नहीं है कि ये देश जो है, तब आपको आरक्षण लेने के लिए आरक्षण आपके आर्थिक आधार पर मिले और जाति में आप लिखिए सिर्फ एक भारतीय शब्द। लेकिन ये बात कोई करेगा नहीं, क्योंकि जाति, पंथ, धर्म, मजहब, भाषा के आधार पर चुनावी फसलें बहुत अच्छे से काट लेते हैं राजनीतिक दल। कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार कह रही है संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। इसी मुद्दे को लेकर वो लोकसभा चुनाव में गई, उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन इस खतरे को आगाह करने के बावजूद भी जनता ने उतनी तवज्जो कांग्रेस को दी नहीं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने इसी मुद्दे को हथियार बनाया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। केदार सिरोही जी प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ। डॉक्टर प्रेम व्यास मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी, संविधान खतरे में है, यह एक अभियान कांग्रेस ने चलाया हुआ है। राहुल गांधी जी तो अक्सर संविधान की किताब लिए सदन में दिखे, लोकसभा में दिखे, सड़क पर दिखे और लगातार उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और अगर ये पूर्ण बहुमत में आ गए, एक नैरेटिव सेट किया तो संविधान बदल देंगे। कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर तो नहीं ला पाई। पिछले लोकसभा चुनावों से तुलना करें तो उसकी एक बड़ी संख्या में सीटें कम हुई। अब मध्य प्रदेश में भी ये कह रहे हैं संविधान खतरे में और घर घर जाएंगे, लोगों को आगाह करेंगे कि ये संविधान के विरोधी। क्या कहेंगे? लेकिन अमित जी, मुझे लगता है कि जो अपने कृत्य होते हैं वो निश्चित रूप से एक सीमित समय पर जनता के सामने आ जाते हैं। अगर कांग्रेस ने पिछले चुनाव में प्रसारित करने का प्रयास करा था कि संविधान समाप्त कर देंगे, उसके बाद 2900 सीटें हारी। राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालते, लेकिन उनकी मंशा होती कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा। उसके बावजूद वे हजारों लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। अभी ये संविधान बचाओ नहीं है, वास्तविकता में ये कांग्रेस बचाओ आंदोलन चल रहा है। देखिए, 15 वर्ष से तीसरी बार का चुनाव है, कांग्रेस अपने दम पर विपक्ष के नेता के रूप में भी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पा रही। उनके कारण क्या है? 2008 में जो राहुल गांधी जी कहते थे कि मैं जातों पर विश्वास नहीं रखता, आज वे जातों की राजनीति करना चाहते हैं। विदेश की धरती पर बैठ के कौन सी शक्ति है जो उनसे ये कहलवाती कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया? ऐसे कौन से तत्व है जो उनसे ये कहलवाते हैं कि भारत में सिख धर्म के अनुयायी अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं और जो है सभी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वही सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल करता है तो उसको कानून की जीत बताते हैं। तो कांग्रेस के जो कृत्य है वो जनता के सामने, और नवीन जी अभी से नहीं है, आप देखेंगे लगभग संविधान में 100 बार संशोधन किए गए और कांग्रेस ने हमेशा संविधान को, बाबा साहब का अपमान तो करा ही करा, संविधान को सिर्फ एक राजनीतिक टूल किट के रूप में इस्तेमाल करा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लगभग 100 संशोधन कांग्रेस ने करे, जिसमें से 100 संशोधन जो उसमें से 90 संशोधन कांग्रेस ने करे। और आज कांग्रेस जिस तरह से सामने बढ़ रही है तो उसकी मंशा क्या है, मुख्य रूप से ये देखना आवश्यक है। हेलो नवीन जी, मेरी जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। देखिए 100 से ज्यादा संशोधन, 90 बार संशोधन। 1976 का संशोधन क्यों हुआ था? जब सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया था। उसका कारण यह था ना कि हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को जो है शून्य घोषित कर दिया था। उसके बाद में यदा कदा राजनीतिक मंशा के तहत उनको राजनीतिक सुख चाहिए था, सिर्फ इसी कारण से उन्होंने सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड जोड़कर जो है इमरजेंसी लागू कर दी। 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, सांसद राजा सिंह अडवाणी जी ने विरोध करा
और कहा कि इससे हम समस्या को बढ़ा रहे हैं, हम समस्या कम नहीं कर रहे। दिग्विजय सिंह साहब ने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि दिस नेचर इज डिस्गस्टिंग और द केयर शुड मस्ट टेक पॉइंट अपॉन इट। आप देखेंगे कि जितने संशोधन हुए प्रतिक्रिया लेता हूं, सत्ता बचाने के लिए करें। प्रतिक्रिया लेता हूं। संविधान बचाओ बस यही एक नारा बैतरणी पार कराएगा लोकसभा में। इसके बूते भी आप 100 पार नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में भी आप यही कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अब गरीब आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पहले वो आदमी, उस आदमी को बचाओ। उसको आप सीधा संविधान, इतना मतलब जटिल क्या है इस देश का संविधान? क्या है संविधान? कहता है कि एक इस देश का जो नागरिक है, किसी भी संविधान की मूल अवधारणा तो उसका नागरिक है। अगर उसका नागरिक मौलिक अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है, मतलब संविधान बढ़िया है, संवैधानिक स्थिति अच्छी है। तो आप उन मुद्दों की बात ना करके सीधा ये परिचर्चा और संवाद का विषय हो सकते हैं, लेकिन गांव गरीब किसान के पास जाके आप ये कहोगे बाबा संविधान खतरे में है, दादा संविधान खतरे में, वो कहेगा भैया हम ही खतरे में, घर का छप्पर खतरे में है, बिजली के बिल से जेब खतरे में है, महंगाई से तमाम दुनिया की चीजें खतरे में। आप मूल खतरा उनका दूसरा, क्या कहेंगे? जी सर, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देश को चलाने के लिए एक लॉ की जरूरत है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। आपकी संस्था या किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसका एक इंटरनल रूल होता है, रूल बुक होता है, उसके हिसाब से वो संस्था चलती है। तो ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज को अच्छे से गवर्न करने के लिए, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म में गवर्न करने के लिए, और सबका हित हो, सबके लिए न्याय बराबर हो, उसके लिए एक रूल बुक होती है। देश के लिए जो सबसे बड़ी पुस्तक है वो संविधान है। वो संविधान यही दिखाती है कि इस देश में जो भी व्यक्ति है, किसी भी दर्जे का व्यक्ति, उसके साथ समान तरीके का भाव हो, न्याय उसके साथ हो, कानून हो। आज देखिए, आज चैलेंज, आपने सही बात कही सर, मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूँ। आज बड़ी चिंताजनक स्थिति यह है कि 1% लोगों के पास में 40% के संसाधन है। पहले कैसा था? वो पहले ऐसा था, 1% के पास पहले 40 नहीं था सर। अभी जो दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है, आप इसका ग्राफ नहीं, मुझे तो पहले बता दो कि पहले जो वो जो नहीं, पहले 40% लोग जो जिनका संसाधन था, उन पे पहले क्या था? पहले वो हेलीकॉप्टर से चल रहे थे। नहीं, देखिए उस समय हमारी देश की जो स्थिति, देखिए आप हम सब अच्छे से जानते हैं, जब देश आजाद हुआ था उस समय की स्थिति ये थी, हमारे साथ खाने के दाने नहीं थे। मैं उस समय न तो जन्मा था, न मेरे पिताजी जन्मे थे, पर जो पुस्तकों में पढ़ा है, आप जैसे लोगों ने, जो बड़े बड़े लोगों ने लेख लिखे हैं, हम भी अभी जन्मे, नहीं कोई लोग तो देखा हाल कह देख के तो बात करो भाई। नहीं, हम भी आप ही के आसपास जन्मे होंगे। हम कोई बागेश्वर महाराज थोड़ी हैं कि हमें पूर्व जन्म की चीजें याद होंगी तब क्या था। हाँ जी सर, हमने भी पढ़ा है, जो अच्छे लोगों ने, उस समय के दौर के लोगों ने लिखा है। हम बहुत ही खराब स्थिति में थे, यहाँ तक कि नेहरू जी ने उस समय जो आज के वर्तमान मूल्य का 1.25 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अपने घर से डोनेट किया था। 200 करोड़ 198 करोड़ रुपया, मतलब उन्होंने उस दौर में उसमें कमाया भी होगा ना, उनके पिताजी ने कमाया था सर। हाँ, तो मतलब उन्होंने उस समय कमाया होगा। हाँ, उस समय इतना कमाया होगा, सोचा आज होता तो वो ही अडानी होते फिर तो। हाँ, तो उन्होंने अडानी नहीं बने, उन्होंने देश को आज जो हम कहते हैं विश्व की ताकत, वो बनाने के लिए अपना निछावर किया, अपनी जमीन जायदाद सब उन लोगों ने दी। वो चाहते थे कि हमारे देश में सब जगह समानता है। वो चाहते थे, जो आज सर वास्तविकता क्या है, हमारे को हमारा सोशियो इकोनॉमी जो स्टेटस है उसका स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत है। हम अगर ये खाई बढ़ती गई तो एक लोकतांत्रिक, एक समानता वाला जो देश है, जो आप चिंताएं कर रहे हैं, हम सब चिंताएं कर रहे हैं, वो बढ़ती जाएगी। ये खाई पटेगी मेहनत से। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ी कोई बात करता है, नारायण मूर्ति जी करते हैं, काम के घंटे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अरे एक पूरी फौज आ जाती है, उनको डिप्रेशन आ जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, वो तनाव में आ जाएंगे, उनकी मना स्थिति। अरे भाई बैठे फ्री फोकट गांजा फूंक रहे हैं, आयोडेक्स सूंघ रहे हैं, आधा आदमी स्कूलों में नहीं जा रहा है, तुम्हें उनकी मानसिक सेहत पहले ही खराब है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई मेहनत, जो देश जिसका 90 करोड़ आदमी राशन पे, फ्री राशन पर बैठा हुआ हो, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
सर इस पर मैं एक जवाब देता हूँ। मैं किसान हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम फार्मर। मैं सुबह टंकी टांगता हूँ वो दवा डालने की, सर 4 घंटे के बाद स्थिति ऐसी होती है खेत में गिरने लायक। अगर आप मेहनत करोगे ना तो वो 8 घंटे नहीं कर पाएंगे। अब वो जो लोग हैं वो उस तरह की मेहनत ही नहीं कर पा रहे, उनके लिए संसाधन नहीं। अब हमारे खेतों में अगर 10 घंटे तक 20 लीटर 25 लीटर की टंकी कंधे पर टांग के, सर जब कीचड़ होता है ना खेत में, एक 6 इंच 8 इंच जब जमीन में पैर गड़ता है, चल के देखिए सर। वो तो ये केवल किसानों की नहीं कह रहे हैं, वो तो आईटी सेक्टर की भी कह रहे हैं, वो तो फार्मा की कह रहे हैं, वो तो सारे सेक्टर की बात कर रहे हैं। मैं आप ही के जो थॉमसन राइटर ग्रुप है, जो विश्व का सबसे बड़ा पत्रकारिता का ग्रुप है, उसकी रिपोर्ट कहता हूं। वो कहता है कि मैं तो रंजन सर के पत्रकारिता ग्रुप का एकमात्र ग्रुप का सदस्य हूं, बड़े पत्रकारिता ग्रुप में भी हूं। मैंने उन्हीं की रिपोर्ट पढ़ी है। अरे आप वहां इतनी बड़ी रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने उसमें काम किया था, इसलिए मुझे उनकी एचआर पॉलिसी मालूम है। वो कहते थे कि आदमी का सबसे पहले माइंड रिलैक्स होना चाहिए जहां पर इंटेलेक्चुअल काम हो रहे हैं। आप ये बड़ा काम, ये नॉर्वे की बातें पोरसा में नहीं चलेंगी। समस्या तो यही है, हमारे देश का ब्यूरोक्रेट दौड़ा चला जाता है। किसी देश में देखा उसने, अरे यहाँ तो साइकिल ट्रैक है, बना दिया मिश्रवाद रोड पे, देख लो साइकिल ट्रैक, करोड़ों का साइकिल ट्रैक स्वाहा हो गया, साइकिलें स्वाहा हो गई। हम लोग भी मीडिया वालों एकदम साइकिल फूं फां करके बिल्कुल ये कि अब ऐसा लगा कि अभी हम सब एथलीट बने जाते हैं, फोटो वोटो गया। भाई देश ये एकदम नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। ये चाट के ठेलों पे लिखा रहता है, ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है। इस देश का मानस दूसरा है, इस देश की स्थितियां दूसरी हैं। आप इसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड इन सब से कॉपी नहीं कर पाओ। हम इस चीज का तो शुरू से ही कहता है। ये हमारे जो कांग्रेस, तो वो जहां आप गए थे वो एचआर पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ सर माइंड पे तो चलेगा। आप मेरे खेत में किसी से 10 घंटे मेरे साथ टंकी टंगवा लो सर। ये जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो आईटी पॉलिसी और ये जो बना रहे हैं, मेरे साथ मत टंगवाओ टंकी, तो 10 घंटे ताश के पत्ते खेलेंगे, किलो मत करवाओ। कोई हमने देखे हैं फड़ घंटों लगे हैं, फड़ घंटों आदमी। आप कह रहे हो टंकी टांगे, वो सब छोड़ के वहीं खड़ा है घंटों। बेरोजगारी बड़ी समस्या, आप देश समझ ही नहीं रहे। चलिए रंजन जी समझता हूं, रंजन जी किसी की सुबह खतरे में, किसी की शाम खतरे में, मुझे लगता है कि हैरी, अब्दुल हामिद, राम हरनाम खतरे में। इधर सब कुछ अभी इस समय पे मोस्ट डेंजरस हो गया है, क्योंकि इतना खतरा बता दिया है कि मुझे तो ये लगता है कि ऐसा क्या बचा है जो खतरे में नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, न्याय तंत्र खतरे में, सब खतरे में। खतरा जो है उसके ऊपर जा चुका है। अच्छा, आम आदमी जो सोच रहा है, वो जो आम आदमी है जिसकी मूलभूत आवश्यकता रोटी और कपड़ा मकान, वो सोच रहा है अच्छा इनके अलावा भी कोई खतरा होता है, क्योंकि वो तो जब से पैदा हुआ खतरे में ही है। पानी बरसता है, घर टपकता है खतरे में, धूप आती है, टीन तपती है खतरे में, रोजगार है नहीं, शिक्षा जिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की क्या शिक्षा की क्या व्यवस्था है। अभी एक आरटीआई लगाई तो 12 टीचर्स के फोन आए गए, अरे एक के चक्कर में नुकसान हो जाएगा सर, हम लोग भी स्कूल नहीं जाते। ये तो स्थिति है सर। तो उनको एक और खतरा पता चलता है कि अच्छा अभी तो रोजी रोटी खतरे में थी, शिक्षा खतरे में थी, स्वास्थ्य खतरे में था, अभी संविधान भी खतरे में। लेकिन उन्हें संविधान समझ में नहीं आता सर। कांग्रेस जाएगी, समझाएगी कि देखो संविधान खतरे में। इतने खतरे में घिरे हुए आदमी को ये खतरा समझा पाएंगे सर? नवीन जी देखिए, जब प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, जैसे आपने कहा था कि संविधान को लेकर लड़ाई तो लगातार कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस सोचना ये पड़ेगा कि जो जनभाषा है, जनता की भाषा है, जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, या जो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं हम लोग, वहां तो दिखती हैं। जनता खुद बोल चिल्ला के बोल रही है हमें प्रॉब्लम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो रहा है, जो भी है। कांग्रेस भी बोलती है, लेकिन वो जो कांग्रेस और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज होना चाहिए, जो भाषा होनी चाहिए, जो एक सहज भाषा होनी चाहिए, लगता है वहां पे कांग्रेस फेल कर रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश से बड़ा उदाहरण देश में नहीं है, जहाँ पे 2 ही पार्टी है। तो अगर कांग्रेस यहाँ फेल कर रही है, जहाँ बहुत जन सामान्य की भाषा हिंदी है, अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। खैर ठीक है, प्रधानमंत्री बिहार में जाके अंग्रेजी बोला है, लेकिन यहाँ तो बड़े हिंदी की भाषा, सामान्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सहज लोग हैं। तो अगर कांग्रेस यहाँ फेल कर रही है, तो जो संविधान किताब लेके कांग्रेस चलेगी, तो किसी उदाहरण समझाना पड़ेगा। जो आपने कहा शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य का मामला है, रोजगार का मामला है,
वुमेन एम्पावरमेंट का मामला है, और सब मौजूद है। आज भी कई बार रिपोर्ट देखते हैं हम लोग कि गांव से आपको शहर आने में कोई गंभीर बीमार पड़ जाए तो खटिया बुलाना पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं। और कोई खुदा न खास्ता कोई अगर मर गया हॉस्पिटल में, वापस गांव में जाना हो तो उसके लिए अच्छा, स्कूल तो छोड़िए सर, अंतिम संस्कार के लिए वो एक जो टीन शेड लगा रहता है जिसको हम हाँ, मतलब गांव में तो मरघट बोलते हैं उसको, तो वो भी नसीब नहीं है अभी, मतलब गांव में बहुत चीजें हैं जो संविधान को वो रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन अगर संविधान की बात हम समझाएंगे लोगों को तो नहीं समझ में आने वाला। जो हरियाणा देख चुके हम लोग, महाराष्ट्र देख चुके हम लोग, दिल्ली में देख चुके हमको। तो जो कांग्रेस की सिरोही जी उसके पार्ट हैं, उनके जो बड़े लीडर्स हैं, दिल्ली के लीडर्स हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर वो कांग्रेस की जो भाषा होनी चाहिए जनता के लिए, अगर वो मध्य प्रदेश से सफल कर गए तो जाहिर है हर जगह सफल कर जाएंगे। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए लेबोरेटरी होनी चाहिए कि किस भाषा में समझाए, हमारी भाषा सिंपलीफाई करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। प्रेम जी से पूछ लेता हूं, बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से। आजकल मीडिया में ये प्रेम, विनम्रता, संस्कार, मर्यादा, हालांकि जो लोग थोड़ा उत्तेजित होकर पढ़ रहे हैं उन्हें एक बात बहुत क्लियर, उनको इस बात का बिल्कुल खतरा नहीं है कि वैक्सीन का क्लॉट उनमें जमेगा नहीं, क्योंकि वो पूरे टाइम ही उसी क्लॉटिंग मूवमेंट में रहते हैं। उनको उस टाइप का हृदयाघात आएगा नहीं, क्योंकि उनको देख के कभी भी लगता है कि कभी भी आ सकता है, और फिर जब 4-6 महीने की प्रैक्टिस हो जाती है तो नहीं आता। उसका एकमात्र फायदा मुझे यही देखा। तो प्रेम जी से मैं बहुत विनम्रता से पूछ लेता हूं कि प्रेम जी, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई, उनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला, उस समय बोला, और जो अभी फलीभूत हो गया? जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, गैस की कीमत, बेरोजगारी, शिक्षा का सूचकांक, कोई भी एक, ईश्वर कृपा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर हो गया। बड़ी, ये बहुत ही इस देश की आस्था और विश्वास के साथ बहुत बड़ा डिसीजन। उसके अलावा कोई 2 चीजें आप बताओ। नहीं नवीन जी, देखिए तो सबसे पहले बहुत सविनय निवेदन से आपका जवाब देता हूँ, प्रेम हमेशा नवीन होता है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। दूसरी बात है कि आपने जो प्रश्न करा है, बताइए ना, हमने जो मुद्दे थे उसमें से कौन सा मुद्दा था जिसको छोड़ा? अगर मैं पूर्व की बात करूंगा, भूतकाल में सिर्फ एक जवाब दे देता हूँ। 1980s के दौर में जब मंडल कमीशन को सपोर्ट करने की बात हुई तो हमारे दोनों प्रपत्रों में ये बात थी, 84 में भी 89 में भी। उसके बाद में मंडल कमीशन का हमने सपोर्ट करा, जिसको कांग्रेस नकारती रही। दूसरी बात है कि 2014 में हम जिन मुद्दों पर आए थे लेकर, आप बताइए उसमें से मैक्सिमम मुद्दों का हमने पूर्व कहा है। अगर डिफेंस सेक्टर्स की बात करेंगे तो नेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाकर कांग्रेस जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर चुकी थी। आज देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम कौन सी पोजीशन पे? प्रथम 5। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम कहाँ है? प्रथम 5। सोलर एनर्जी में हम कहाँ है? ग्रीन एनर्जी में प्रथम 5। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज है उसमें हम कहाँ है? प्रथम 5। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है, और आईएमएफ जिसको ग्रोथ को कोट कर रहा है 6% से अबो, 6 to 7%। अभी विदेशी जो है विदेशी न्यूज की बात हो रही थी, तो बताइए ना, आईएमएफ जहां पर मनमोहन सिंह साहब काम करके आए वो 6% से ऊपर ग्रोथ कर रहा है। भारत की जो महंगाई दर है, आज देखिए विश्व के जो G20 देश है उनमें सबसे कम है और हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो ये प्रदर्शित करता है, डिफेंस में हम एक समय इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 21,000 करोड़ का आदरणीय राजनाथ सिंह साहब ने बकायदा पटल पर खड़ा होकर बोला, और हमने कहा था मेड इन इंडिया हम करके बताएंगे, हमने कहा था हम खाते खोल कर बताएंगे। बताइए 80 करोड़ खाते खुले हैं कि नहीं? तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे थे वो धरातल पर है। दूसरी बात, केदार जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो गिना दिया, केदार जी। अच्छा गिना है, सही बात है। वो मैं डॉलर का भाव तो बता ही नहीं सकता, 85 रुपया हो गया है। सोना 1 लाख पार हो गया है। पेट्रोल डीजल जो इंटरनेशनल रेट है उसके, क्रूड ऑयल के, वो कम है, फिर भी 100 रुपए के पार चल रहे हैं। 45 साल की बेरोजगारी अधिकतम चल रही है। इनके राज्य में किसानों का जो सबसे न्यूनतम आमदनी का बात सामने आया है कि फार्मर की जो आमदनी है वो न्यूनतम हुई है। आर्मी जो है वो एक तरीके से ठेके पे कहना चाहिए, निजी उस पे चली जाती दिख रही है कि जो आर्मी के लोगों को ताकत देनी थी वो नहीं हो रही। आज देश की जो संवैधानिक और जो सरकारी संस्था है वो निजीकरण की तरफ चली जा रही है। एयरपोर्ट निजी हो गया है,
रेलवे निजी हो गया, नौकरी निकलने का काम नहीं हो रहा। इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो लव लेटर नहीं लिखेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। सर, हम लोग करारा जवाब देख ही रहे हैं। आज जो देश के ऊपर कर्जा है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम पत्रकारिता की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है भारत में उसको भी हम लोग देख रहे हैं। समय पे भी उतनी फजीयत थी, नहीं, उसमें कोई सुधार नहीं, और ज्यादा हो गई है, अब और ज्यादा हो गई। नहीं वो फजीयत, अरे फजीयत किसी में एक समय किसी जगह पे किसी में सार्वजनिक 5 जूते मारे गए, अगली बार 7 मारे गए, बोले पहले 5 मारे गए थे। फजीयत उतनी ही है, फजीयत उतनी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो उसमें तो चलिए नहीं, वो जीरो हो नहीं पाएगी। जीरो के लिए इस देश को जिन हीरोज की जरूरत है वो तो अवतरित होते हैं। अभी मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रंजन जी, देखिए जिस प्रकार के खतरे आम आदमी के हैं, आम आदमी के खतरे राजनीति के खतरे से थोड़ा ज्यादा दूर हैं। आम आदमी को न्याय, आम आदमी को स्वास्थ्य, आम आदमी को शिक्षा, एक बड़े धड़े को राशन मिल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो उसकी मूलभूत जरूरतें हैं, उसके लिए वो पहले भी बहुत खतरा उठाता था, वो आज भी बहुत खतरा उठा रहा है। उनमें कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। स्कूल शिक्षा के आंकड़े उठा लीजिए, उच्च शिक्षा के आंकड़े उठा लीजिए, निजी चीजें निजी छोड़ दीजिए, लेकिन सरकारी स्तर पर वो उन चीजों में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस उनको अगर ये समझाएगी कि संविधान खतरे में है, तो जिसके पास ऑलरेडी इतने खतरे हैं उनको एक खतरा और सही। फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की वो आयुष्मान समझ में आती है, वो किसान की योजनाएं समझ में आ जाती हैं, जो उनको छोटा एक सपोर्ट सिस्टम देती है। तो कांग्रेस को ये तो समझना पड़ेगा कि सोशल सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस को बात करनी पड़ेगी। कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस RTI लाई, राइट टू एजुकेशन लाई, लेकिन कैसे होता है? उन बड़े स्कूलों में 2M दर्जे का व्यवहार है, मेन स्टूडेंट अलग उसमें पढ़ते हैं और RTI वाले दूसरे में पढ़ते हैं। स्थितियां तो वही हैं। तो चीजें तो आपको बदलनी पड़ेंगी, आमूल चूल बदलनी पड़ेंगी और बहुत ईमानदारी के साथ बदलनी पड़ेंगी। नहीं केजरीवाल का जो हश्र हुआ वो होगा। अब वाकई में एक बेईमान और ईमानदारी के बीच में अब द्वंद्व है। आप बेईमान और कम बेईमान जैसी कोई चीज नहीं चलेगी, खराब और कम खराब जैसी कोई चीज नहीं चलेगी। निश्चित रूप से देश ने सियासी परिवर्तन और करवट ली थी केजरीवाल के समय पे। उनसे बेहतर, कांग्रेस से बेहतर हर मामले में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को समझ में आ रही है, आम जनता को समझ में आ रही है। तो ये जो लोकतंत्र के साथ इन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी जोड़नी पड़ेंगी जो जनतंत्र को सीधा प्रभावित करती हो। क्या कहें? नहीं, देखिए कांग्रेस को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, जो आप बता रहे थे केजरीवाल ने एक आशा दिया था कि होगा, हो नहीं पाया, तो कांग्रेस को वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताना पड़ेगा लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन देना है। केवल 5 किलो राशन से सम्मान पूर्वक जीवन नहीं मिलने वाला। अभी सारे मुद्दे सिरोही साहब ने गिनाए, वाकई मुद्दे हैं। अभी व्यास जी ने कहा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं हुआ है। हम बाहर से चीजों को ला के असेंबल कर रहे हैं, उससे रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वही बात, कांग्रेस को किस भाषा का यूज करना है, जनता की भाषा का यूज करना है, जनता से खड़ा होना है। अभी एक छोटा एग्जाम्पल बताया आपको, तुरंत का मामला है, टेरर अटैक हुआ है कश्मीर में, सरकार ने चूक मानी है। इसमें पूरे सड़क पे, स्ट्रीट पे कांग्रेस को होना चाहिए, भाई चूक माने तो इस्तीफा तो दो। किस पे आप, चूक का जिम्मेदार कौन है? और चूक नहीं, महाभूल है, ब्लंडर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो कांग्रेस गायब रहती है। जब मौका आता है कांग्रेस दिखती नहीं है। तो जब टाइम आप चूक जगह जाएंगे तो बाद कुछ ही बोलते रहिए, आप गिनाते रहिए तो फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को टाइम पे जनता के सामने और दिखाना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं, और एक अल्टरनेटिव पार्टी की जगह दिखानी पड़ेगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस कह रही है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, संवैधानिक एजेंसियां खतरे में है। आम आदमी कह रहा है भैया हम तो पहले से ही खतरे में हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे खतरों का खिलाड़ी फिल्म बन रही हो। अरे भाई, मूलभूत जरूरतें खतरे में हैं, देश का जो व्यक्ति है उसकी आय खतरे में है, आमदनी खतरे में है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार खतरे में है। उन चीज़ों पर ध्यान दोगे, लोकतंत्र खतरे से बाहर आ जाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND 24 के साथ, देखते रहे IND 24। नमस्कार।